नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और टाइटल है बांग्लादेश हिंदूज इमोशनल वीडियो ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वांट हेल्प फ्रॉम बीएसएफ। जी हाँ, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे वीडियोज आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हमारे बॉर्डर पर हैं। उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई हैं तो वो बांग्लादेश के लोग ना। प्रायोरिटी तो उनकी बांग्लादेश के ऊपर बनती है। हमारे लिए तो दूसरे देश के लोग हैं ना। उनकी जिम्मेदारी बांग्लादेश की पहली। हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, हम आपकी आवाज बन सकते हैं, हम आपकी चीजें उठा सकते हैं। लेकिन ये बात हुई कि आप वही कर रहे हैं जो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो जो चाहते तो यही हैं कि आप यहां से सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब कुछ हम हड़प कर लें। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? वो चाहते हैं कि आप छोड़ के भाग जाओ। तो छोड़ के भागना ऑप्शन तो नहीं है ना। इसमें तो दोहरा नुकसान है ना। एक, आप अपनी चीज वहां छोड़कर भाग आए, उस पर कब्जा हो जाएगा। और दूसरा, आप जिस देश में आएंगे अब वहां के रिसोर्सेज, वहां के दूसरे लोगों पर आप अपना हक जमाएंगे। हक जमाएंगे इन द सेंस कि आपको भी तो हमें खिलाना पड़ेगा ना, आपको रहने की जगह देनी पड़ेगी। तो जो यहां के लोग हैं पहले उनका हक है ना उस पर। ये पॉइंट समझिए। और इसीलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं कि आप छोड़कर भाग जाइए। कहां जा रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी संपत्ति अब उनकी हो गई। तो ऐसा नहीं होने देना है। पाकिस्तान के हिंदुओं ने यह गलती की है। वो छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? अरे वो तुम्हारे 10 मारते हैं, तुम एक तो मारोगे उनका। वैसे भी मरना है तो अपनी चीज छोड़ के मत भागो। बस बात यही। बाकी चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या समझते हैं बांग्लादेश में इस टाइम जो सिचुएशन बनी है, मिनॉरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, वो बॉर्डर पे जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुई है जिसमें हजारों की तादाद में, मैं कहूँगा सैकड़ों हजारों की तादाद में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी से कि भाई हमें इंडिया जाने दें, हमें अपनी जान बचानी है। क्या कहना चाहेंगे मिनॉरिटीज की जो वहाँ पे इस टाइम सिचुएशन है, और तो अपना बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ये इशू है, इसमें मिनॉरिटीज को अगर इस तरीके से डिस्टर्ब या अटैक किया जा रहा है, आपको लगता है ये बेहतर है? जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी है एज अ हिंदू, तो उसमें यह है कि जो भी बांग्लादेश कर रहा है इस टाइम, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी इस टाइम टेक ओवर में नहीं है, किसी की कोई बात नहीं मानी जा रही। एक दिन में उन्होंने बाहर से नोबेल प्राइज शुदा यूनुस साहब को बुलाया है और अगले दिन उन्होंने उसे हेल्प ले लिया है। ठीक है। तो मतलब ये हिसाब इस टाइम चल रहा है कि कुछ भी उधर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस बना के अपना एजेंडा पेश कर सकता है कि जी हिंदू आ रहे हैं या नहीं। चले, हम तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से बहुत से रेफ्यूजीज को गले लगाया, हमने उनको 40-50 साल पनाह दी और अभी भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। आप बताएं, इंडिया लेगा उनको? नहीं, इंडिया की आर्मी ने तो मतलब वहां पे वो जो अपना उन्हें समझा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उन्हें यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये इलीगल वे से तो हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी ये हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ? और नहीं, उसमें तो बड़ी बात का की जा रही है। नहीं साहब, ये कौन सा लॉजिक दे रहे हैं आप? तो आपके यहां तो हर कोई कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है। तो आपके यहां कौन से धरने हो गए कि भारत के मुसलमानों को यहां बुला लो? आपके यहां धरने हुए क्या ऐसे कि भारत के जितने मुसलमान है 20-25 करोड़, सब उनको बुला लो भाई, क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा है उनके यहां? ये कौन सा लॉजिक है? ये प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया जाएगा बॉस। ये नैरेटिव इकलौता एक तरफा नैरेटिव नहीं चलेगा। पाकिस्तानी इंक्लूडिंग यू, मुझे लगता है कि आप कहते होंगे ना कि भाई भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। आपने क्यों नहीं कहते कि भाई इनको बुला लो पाकिस्तान? हिंदुओं पर हो रहा है तो आरएसएस को कहिए कि वो बुला ले हिंदुस्तान, है ना? लेकिन आप यही चीज कह रहे हैं कि वहां पर जुल्म हो रहा है, तो आप क्यों नहीं बुला लेते पाकिस्तान? वाह वाह, ये प्लानिंग कामयाब नहीं होगी जनाब। हिंदू अपना सब कुछ, माल जमीन जायदाद संपत्ति सब छोड़कर भारत चले आए जहां पे कुछ नहीं है, और भारत में जो हिंदू रह रहे हैं उन्हीं की संपत्तियों में हिस्सा मांगे। फिर भाई उनको रहने के लिए देना पड़ेगा, खाने के लिए देना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेगी, है ना? तो चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से मुसलमान जो है वो खुश कि प्लान कामयाब हो गया। भारत के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा तो आप बुला लो, आप एक बयान दिलवा दो, आप रैली निकलवा दो कि भारत के मुसलमानों आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। सरकार पर दबाव डालो कि भाई यहां बुलाओ। आरएसएस पर तो फौरन आपने बात उठा दी।
की जा रही है। इंडिया के जो लोग हैं उधर तो ट्रेंड चलाया जा रहा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और वहाँ उनके पीएम ने भी स्टेटमेंट दी है। इवन मोहम्मद यूनस को उन्होंने ये बोला है, रिक्वेस्ट कह लें या मैसेज कह लें या वार्न कह लें, किया कि भाई आप बांग्लादेश की मिनॉरिटीज़ के ऊपर वर्क करें, ये जो अटैक हो रहे हैं इन्हें रोका जाए। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया ने आज से 40 साल से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता हो, ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया के एज एन एलाई मुल्क जा रहा था बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी को बड़ा मतलब मॉनिटर करते थे वो। बांग्लादेश की पॉलिसी जो भी है वो इंडिया के साथ चल रही मतलब थी। रिलेशन बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे अच्छा, फिर यही रीज़न है कि उनकी अगर 40 साल से अगर बात करें या जितने टाइम से भी बात करें, अगर बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर थे, इकॉनमी इस वजह से उनकी बेहतर जा रही थी या करेंसी हमसे आगे इस वजह से चली गई? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं हो सकती कि इंडिया के साथ है, फिर तो हम भी इंडिया के साथ हो जाए, हमारी भी करेंसी अच्छी हो जाए, वो बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि नेशंस जो भी बनती हैं ना, ये ऐसे ही एक्सपर्ट बन के बैठा है। भाई कहां तक पढ़े हो? तुम्हारी समझ साफ झलक रही है। तुम ये कह रहे हो कि जी रिलेशन अच्छे होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे तभी तो तुम्हारा मुल्क यूं डूबा पड़ा है, भिखारी बना हुआ है, भीख मांग रहे हो तुम लोग। जरा भी जियो पॉलिटिक्स समझ नहीं है तुम्हें, जरा भी इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है तुम्हें। हिस्ट्री भी तुम्हारी, अभी तक तो मुझे कोई हिस्ट्री में खास दिखा नहीं मामला। तुम ये कह रहे हो कि संबंध अच्छे होने की वजह से इकोनॉमी अच्छी नहीं बढ़ रही थी। ओ भाई जरा पढ़ जाके ध्यान से भाई। पाकिस्तानी किताबों को मत पढ़, उनका लेवल नहीं है। बाहर की किताबें पढ़ तब तुझे समझ में आएगा कि तू क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। सारी दुनिया पागल है कि एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे लग रही है, रख रही है। रिलेशन अच्छे होंगे तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो दोनों तरफ पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो और पैसे आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोगों में अकल नाम की कोई चीज नहीं है। बनती हैं ना जी, वो किसी कोर प्रिंसिपल के ऊपर बनती हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश वाले, मैं काफ़ी बंगालियों से मिला हूँ ये मिडिल ईस्ट में, अच्छा, तो काफ़ी प्राउड नेशन है बंगाली। मतलब हमारी तरह नहीं है, बटे हुए नहीं है, एक बंगाल कौम है वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसमें ये है कि बांग्लादेश में ये सीन है कि उनका जो सीन है वो मतलब बंगालों को प्रमोट करते हैं, वो पंजाबी सिंधी बलोची नहीं करते। ठीक है, वो ठीक कहते है, हैं हाँ, हम और उनके बंगाल हैं। प्रोटेस्ट में भी वैसे हमने देखा है कि उनका एक फ्लैग हमने देखा बांग्लादेश का, वो हर जगह नजर आ रहा था। हमारे इधर अगर प्रोटेस्ट लेट्स सपोज होते हैं ऐसे, तो किसी ने पीटीआई का फ्लैग, किसी ने नून लीग का फ्लैग, किसी ने पीपल पार्टी का फ्लैग उठाया होता है। मतलब इधर हम पार्टीज में बटे हैं, शिया सुन्नी में बटे हैं, हाँ। उससे आगे बहुत सी चीजों में बटे हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की अगर बात कर लें और ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसी होती नजर आ रही है? नहीं जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होनी होती तो उसी टाइम हो जाती जिस टाइम इमरान खान को निकाला गया था, या फिर 9 मई को हो जाती वो सिचुएशन ठीक है, कि हुक्मरान भाग जाते और वो जो काबिज हो जाते और वो वापस आ जाता। वो रेवोल्यूशन टाइप जो खान साहब के अंदर था कि पाकिस्तानी कौम को जगाया जाए, वो नहीं हो सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई मौका आएगा। अच्छा, आपने रेवोल्यूशन का, आपको लगता है बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया या फिर ये किसी एक्सटर्नल पावर ने अपना कुछ ना कुछ दखल अंदाजी की है? देखिए, मैं इसको सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रेवोल्यूशन ही कहूँगा, बिकॉज के ऑब्वियसली जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया किसी की भाई तुझे रेवोल्यूशन का ना परिभाषा नहीं पता, तुझे रेवोल्यूशन की मीनिंग नहीं पता तुझे। कि बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है, हिस्ट्री के मेरे विद्यार्थियों जरा इनको बताओ कि रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, क्रांति किसे कहा जाता है। रिजीम चेंज करना इज नॉट रेवोल्यूशन। किताबें ढंग से जाकर जरा पढ़िए जनाब। रिजीम चेंज करना, पीएम बदल देना, एक को हटा के दूसरे को बिठा देना, इसको रेवोल्यूशन नहीं कहते। रेवोल्यूशन की परिभाषा यह नहीं है। रेवोल्यूशन वो था जो 1971 में बांग्लादेश ने पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से किया। दैट वाज रेवोल्यूशन। उन्होंने बदल दिया, नया इतिहास बनाया, नई कंट्री बनी। दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजादी ली, दैट इज रेवोल्यूशन। हमने सब कुछ बदला, हमने
देश को नए सिरे से परिभाषित किया। ये रेवोल्यूशन नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है। कि किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ ही आया है। जिस तरह क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने रेवोल्यूशन लाया, चे गुवेरा ने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने भी साथ जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ मिलके रेवोल्यूशन लाया। ठीक है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको अगर कहीं लड़ना है, कहीं जाना है, आपको हथियार चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी जब भी रेवोल्यूशन होगा दुनिया में। ठीक है। अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन में अमेरिका ने क्या इन्वॉल्वमेंट की? 100%। अच्छा। देखें आप उसके देखें, एक तो होता है हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करें कि जी माइक पोम्पियो आया, उसने हसीना से ये, देखिए दोनों बातें खुद कर रहा है। ये कह रहा है कि हाँ जी अमेरिका का हाथ रहा इसमें, तो भाई वो रेवोल्यूशन कैसे हो गया? इसको कू कहते हैं, सत्ता परिवर्तन कहते हैं, बाहरी किसी फोर्स के द्वारा कराया जाना या बाहरी किसी फोर्स का करना। रेवोल्यूशन नहीं है फिर ये। आपने अपनी ही बातों को काट दिया, अपने ही लॉजिक को काट दिया। हसीना से ये बात की, फिर हसीना ने ये कहा, फिर उसने वो कहा। ये एक चले हम एक मनगढ़ंत कहानियां होती है, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता अगर प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई है। ठीक है, बिल्कुल। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये एक अपनी अपनी ओपिनियन, हवा के साथ ही खबर चल रही होती है कि जी जरदारी पे बुरा वक्त आ गया। अब जरदारी जो है ना वो 2 दिन से बोल नहीं रहा, चुप है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही है। समझ रहे? अब उसकी क्या बात हो रही है, अभी इमरान खान की क्या बात हो रही है, आर्मी चीफ से, डीजीआई से, हमें क्या पता। ठीक है। वो तो जो उन्होंने खबर लगानी है जी इमरान खान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, तो वो हमने मान लेनी है। वो अवाम तो उसी तरह चलती तो है। अमेरिका की कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? जी मैंने आई गेस इसमें पहले भी डिस्कशन की हुई है कि अमेरिका जो भी दुनिया में अपना कंट्रोल करता है ना, सुपर पावर की डेफिनेशन बता देते हैं हम आवाम को। सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया में विद इन 15 मिनट्स के टाइम लिमिट में वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है, किसी भी जगह पर वो पहुंच सकता है और वहां पे ऑपरेशनल कार्रवाई कर सकता है 15 मिनट में। ठीक है, जो कि हमें उसामा बिन लादेन के केस में भी नजर आया। वो उसामा बिन लादेन के केस में भी हमें नजर आया है जी। भाई ये तो नई चीज पता चली मुझे कि सुपर पावर उसे कहते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में 15 मिनट में जाकर एक्शन ले सकता है। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और कौन सी किताबें तुमने पढ़ी हैं, जरा प्लीज मुझे बताओ यार, प्लीज मुझे बताओ। सुपर पावर का मतलब यह होता है कि 15 मिनट्स में वो हिट कर सकता है कहीं भी। कौन सा नशा किए हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी वो नशा कर लें यार। फर्जी एनालिस्ट हो भाई तुम, फर्जी। सुपर पावर कंट्री उसे कहते हैं जो इकोनॉमिकल तरीके से बहुत मजबूत होती है, बहुत स्टेबल होती है। सुपर पावर कंट्री उसे कहते हैं जो बाकी कंट्रीज से जहां के जो लोगों के राइट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, वो डेवलप कर चुकी होते हैं, वो सोसाइटीज जो डेवलप कर चुकी हैं। अभी आपको रोटी के लिए लाइन में लगे हो, आटे के लिए लाइन में लगे हो, अमेरिका में रोटी के लिए आटे के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। आपके यहां करप्शन का लेवल होगा 100%, अमेरिका में करप्शन का लेवल होगा 30%। इसलिए वो सुपर पावर है। सुपर पावर इसलिए है कि उसके पास पावर है दूसरे लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की। क्यों? चाहे वो मिलिट्री ताकत हो, चाहे वो पॉलिटिकल ताकत हो, चाहे वो सोशल ताकत हो, ऐसे सुपर पावर बनते हैं। सुपर पावर बनने का मतलब यह नहीं है कि 15 मिनट में कहीं भी जाकर हिट करने की क्षमता रखता हो तो वो सुपर पावर हो गया। अपनी किताब बदल दो, अपने टीचर को बदल दो, गलत पढ़ा रहा है वो तुम्हें, या गलत पढ़ाया है तुमने, या जिस लोगों के साथ उठते बैठते हो वो कंपनी चेंज कर दो, वो गलत बता रहे तुम्हें कि सुपर पावर का मतलब यह होता है कि 15 मिनट के भीतर दुनिया में कहीं भी जाके अटैक कर दे, हिट कर दे। क्या बेवकूफों वाली बात है यार ये। जी ठीक है। बिल्कुल। ऐसे तो खबरें हैं कि अपना शेख हसीना वाजिद ने किसी मतलब इंटरनेशनल मीडिया को कोई स्टेटमेंट दी है इंडिया में बैठ के कि भाई अमेरिका इन्वॉल्व था, उसने ओपनली बोला है। मैंने ये खबरें सुनी, आपने भी शायद सुनी हो। जी ऑब्वियसली इन्वॉल्व था वो। एक आर्मी बेस बनाना चाह रहे थे, उनके पास एक आइलैंड है। ठीक है। तो उधर से वो चाइना, क्योंकि ताइवान वाली साइड पे थोड़ा सा मशकें कर रहा होता है, एक्सरसाइज। चाइना का जरा होल्ड ज्यादा है, नॉर्थ कोरिया वाली साइड पे भी। ठीक है। है। तो फिलीपींस वाली साइड पे भी, फिलीपींस से भी मांगे इन्होंने बेसिस।
मालदीव्स में इनकी ऑलरेडी बेसिस हैं। ठीक है। तो ये चाह रहे थे कि बे ऑफ बंगाल से ये केटर करें, और इंडिया चाह रहा था कि इंडिया, क्योंकि आपको मालदीव में किसके बेसिस हैं? अमेरिका के। मालदीव्स में अमेरिका के बेसिस हैं। कौन सा बेस है भाई मालदीव में अमेरिका का? क्योंकि आपको पता है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा प्ले करता है, वो अपना फायदा देखता है इंडिया। जाहिर बात है। इंडिया कभी भी किसी मुल्क का फायदा नहीं देखता। इंडिया ने ये सोचा कि चाइना को तो कंट्रोल, अच्छा इंडिया क्यों नहीं चाहता था? इंडिया देखें आपके, इंडिया की चाइना से के साथ जंग हो चुकी है, अभी भी चाइना के साथ इंडिया की उस तरह दोस्ती सलेगी नहीं है। रफ एंड टफ दिखाते हैं दुनिया को कि हम रफ एंड टफ हैं, रफ एंड टफ हैं। ठीक है। तो इंडिया तो बड़ा खुश होता कि जी चाइना को पकड़ने के लिए तो उन्होंने एक और बेस बना लिया है, ठीक तो है। हमारा तो काम आसान हो गया है। बट इंडिया को ये भी पता था कि यहाँ से फिर ये हमारे मुल्क में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें ये पता था कि आज अगर नेबर को यूएस जो सा वो अटैक कर सकता है, हिट कर सकता है, कल को इंडिया पे भी बारी आ सकती है। जो कि हमें भी समझना चाहिए चीज। हम खुश होते हैं, जैसे अभी हम खुश हो रहे हैं कि लो जी बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, लेकिन यही चीज हमारे इधर आएगी तो तब हम खुश होंगे। देखें, आप देखें पाकिस्तान की तो आवाम खैर ऐसी है कि जब भी कुछ बुरा होता है ना, यहाँ पर मिठाइयाँ ही बढ़ती हैं जी। मैंने अच्छा। नोटिस किया कि मार्शाल्लाह लगे तो मिठाई भी बढ़ती है यहाँ पे। हुकूमतें चेंज हो जाएं, हर चीज में इधर मिठाई बढ़ती है, और मिठाई खा के ने पता नहीं होता हमने किस चीज के लिए मिठाई खाई है। अच्छा। मतलब अरे मिठाई से याद आया यार, वो जब अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुए थे तो पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया था भाई, ऐसा जश्न मनाया कि मतलब पूछो मत। तो हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है? अगले दिन तुम्हारे आईएसआई के चीफ पहुंचे थे, क्या नाम था उनका, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। ये तस्वीर देख रहे हो? यही तस्वीर थी ना? तो बोले कि जी टी इज फैंटास्टिक इन अफगानिस्तान। बड़े खुश हुए थे तुम लोग। तो ये बताओ कि ये फैज हामिद का क्या हो रहा है? फैज हामिद का तुम्हारे यहाँ कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। पता है कि नहीं पाकिस्तानियों तुम लोगों को? शर्म आ रही है? अरे आंखों में जरा भी शर्म हो तो डूब मरो यार उसी में। फैज हामिद की इसी तस्वीर को शेयर करके तुम लोग कह रहे थे अब देखो अफगानिस्तान से तो बाहर उखाड़ दिया हमने भारत को, इंडिया आउट कर दिया। बड़ा जश्न मनाया था तुम लोगों ने यार। मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तानियों तुम्हें बड़ा गेम समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो अब्दुल्ला मत बनो तुम, लेकिन तुम बन गए क्योंकि कजन मैरिजेस करने से तुम लोग की IQ 70% के नीचे आ गई ना। ये मैं नहीं कहता, एक रिपोर्ट कहती है, जाकर पढ़ लेना, बस लगाऊंगा नहीं, कुछ काम करो तुम लोग। और जिस दिन थक हार जाना उस दिन वो रिपोर्ट में लगा दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, पढ़ लेना जाकर। तो मजा आ रहा है? फैज हामिद का कोर्ट मार्शल, DG ISI। कभी तुमने सुना है कि किसी रॉ के हमारे चीफ का कोर्ट मार्शल किया गया हो इधर भारत में? सुना है कभी? जब से खबर मुझे मिली ना, मैं हंस रहा हूं बस, और पाकिस्तानियों पर हंस रहा हूं कि ये वही पाकिस्तानी है जो बड़ी खुशी मना रहे थे, और ये वही पाकिस्तानी है जो बांग्लादेश में भी खुशी मना रहे हैं, और ये वही पाकिस्तानी है जो मालदीव्स में भी खुशी मना रहे थे। याद है? तो लेटेस्ट खबर आई है पाकिस्तान के दोस्तों, लेटेस्ट। मालदीव्स ने अपने 28 आइलैंड भारत को दे दिए हैं। ये स्क्रीनशॉट लगाया है। 28 आइलैंड, जाके पढ़ो बे तुम लोग, गेम समझते नहीं हो तुम लोग। मैं बार बार कहता हूं, जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता, वो बाद में दिखता है। 28 आइलैंड आ गए भारत के पास। ये है मोइजू, नाक रगड़ी है उसने। मतलब ये है कि हमारी आवाम जो ना सर, लिटरेसी रेट नहीं है, आवाम का Education लिटरेसी का रेट नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब आई गेस पाकिस्तान में या लाहौर वगैरह वाली साइड, पंजाब वाली साइड में लोगों का 2-3 ही काम होते हैं मशगले दिन के। एक, किसी भी पूछना लाहौर में तो कहते हैं कहाँ से आ रहे हो, खाना खा के आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? शायद यही वजह है कि कोई भी हमें किसी भी चूरन, कोई भी चूरन दे के किसी भी साइड पे लगा देता है। कभी कोई मजहबी जमात आती है, वो अपना मजहब के नाम पे हमें जो सा वो इकट्ठा कर लेती है, पीछे लगा लेती है, और चाहे अपने उसके कोई भी मकसद हो। कभी कोई आता है, कोई कहता है कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, 76 साल से हमें ये चूरन दिया गया। आपको लगता है कि हम इन चीज़ों के पीछे लगते हैं और अपना नुकसान करते हैं?
हाँ ना, प्रोग्रेसिव थिंकिंग से ये चीज़ें रोक रही है ना आपको, आपको आगे नहीं बढ़ने का सोच रही कि यार हम सारे मिल के कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएं दुनिया में। ये चीज ठीक है, हम ऐसी इंडस्ट्री लगाएं दुनिया में कि भाई अब देखो, स्विट्जरलैंड दुनिया का छोटा तरीन मुल्क है। ठीक ठीक है। है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स, दुनिया का सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर स्विट्जरलैंड का है। इतना सा कंट्री है, क्यों? ठीक है। पूरा यूरोप कनेक्ट होता है उसकी, हर साइड से यूरोप का हर मुल्क कनेक्ट होता तो है उसके वैसे साथ। तो पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है जी कॉर्नर का प्लॉट है, बहुत ही अहम मतलब इसकी वैल्यू है कॉर्नर का प्लाट। हाँ, कहा जाता है ऐसा पाकिस्तान के बारे में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जब तक हम कश्मीर के चूरन से या ये मजहबी एक्सट्रीमिज्म से ये आगे नहीं निकलेंगे तो आपको नहीं लगता कि चेंज नहीं आएगा? हाँ ऑब्वियसली, और नहीं, लेकिन ये निकल नहीं ना सकते, क्योंकि अच्छा। फिर हुकूमत के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा आवाम से बात करने के लिए। क्या बात करेगा? ठीक है। आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के? हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। ठीक है, ये बातें नहीं होंगी, गजवा हिंद की बातें नहीं होंगी। अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गजवा हिंद होगा। अच्छा। दुनिया के जिस मर्जी बंदे से पूछो ना, वो पाकिस्तानी कहते हैं अभी गजवा हिंद होगा। आप बताएं, गजवा हिंद होगा या हो चुका है? मैं तो गजवा हिंद आपके रिसर्च के बारे में, आपके रिसर्च मैं आपसे, मैं देखने वालों को भी आपको भी ये कहना चाहूंगा, गजवा हिंद का तो मुझे इस टाइम पता नहीं है। गजवा सिंध जो इस टाइम चल रहा है, गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा बलोचिस्तान चल रहा है। शायद मेरी बात बुरी लगे किसी को, आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे हमारे इधर गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में जो हालात है, बलोचिस्तान में जो हालात है? वो तो आप बात ठीक है, लेकिन हम ये बात वो आपकी बात ठीक है, अच्छा। लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली आप मुझे बताएं कि पूरा पाकिस्तान कहता है गजवा हिंद होगा। ठीक है, आपके ख्याल से, आप अपनी रिसर्च भी तो बताएं मैं ना। इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकता, देखे मैं अगर अपनी ओपिनियन दूंगा मेरे पे कोई फतवा ना लग जाए। चले तो मेरे पे फतवा लगवाना आपने। अच्छा, मुझे बताएं, ये अगर हम ऐसी ये सोच जब तक रखेंगे कि अच्छा चलें, आप इसकी बात कर दें, आज का जो मुसलमान है, एक मुसलमान 10 काफिरों पे या हिंदुओं पे भारी, जो ये कंसेप्ट है, ये आपको लगता है कि ये एक चूरन है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? भैयान, ऐसे तो फिर हमें क्रिकेट में एक खिलाड़ी को भेजना चाहिए, उनकी 10 लोगों की टीम आए, 11 की आए, हमारा एक ही जाए, एक जाए चल जाए बैट्समैन, एक बॉलर चल जाए और जीत के आ जाए, तो मुसलमान है ना? अफरीदी है ना। नहीं, फिर भी ऑन सीरियस नोट अगर बात करें, ये जो कंसेप्ट बताया जाता है 10 पे बारी है, 11 पे बारी है, क्या? एक हजरत खालिद बिन वलीद, अच्छा। ठीक है, एक सलाहुद्दीन अयूबी, ठीक है। ठीक है, ये दो आप कह लें, और बाकी हजरत उमर को भी आप कह लें, मतलब उसमें हजरत अली को भी, वो फिर साहबी में आ जाते हैं, बट जर्नैल दो बड़े, ये इनसे बड़ा कोई नहीं आया। ठीक है। तो आप मुझे बताएं, कभी इन जर्नैलों ने अपनी फौज को ये कहा है कि यार हम एक हैं तो वो आगे 10 बंदे हैं, या आप कोई हदीस बता दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि एक मुसलमान है तो 10 जो है वो हिंदू हैं या बुत परस्त हैं, उनके बराबर है। नहीं, तो ये कंसेप्ट फिर किधर से आया जो हमें बताया जाता है? ये मतलब ये क्या किसी हदीस में या किसी मजहब में नहीं है, इस्लाम में नहीं? ये ज़ियाउल हक ने हमें बताया है। अच्छा, यानी कि ये समझ लें हमारे अंदर जज्बा जगाने के लिए हमें बताया गया है। देखिए, अगर जज्बा ना जगाया जाए तो फिर देखिए ना, आपने एक पूरी जनरेशन को आपने जो है ना वो ब्रेन वॉश किया है। ठीक है। फिर ऐसे में तो हिसाब लगाऊं तो जो 93,000 पाकिस्तानी कलमा गो फौज ने जो सरेंडर किया था, वो तो अगर एक 10 पे भारी है तो भाई साहब वो तो 93,000 का तो 10 कितना हो जाएगा? 9,30,000 हो जाएंगे क्या? हिसाब थोड़ा कमजोर है यार मेरा, बता देना तुम लोग। तब तो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेना था, लेकिन नालायकों ने हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। ये कैसे कलमा गो पाकिस्तानी फौजी थे भाई? अच्छा, मजा तब आता है ना जब पाकिस्तानी लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हम रहते तो हम करके दिखाते। अबे वो फौजी थे, उनकी ट्रेनिंग हुई थी, सालों साल की ट्रेनिंग, हथियार चलाने से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग, वो ना टिक पाए तो तुम किस खेत की मूली हो बे? वो मुसलमान भी थे, कलमा भी पढ़ा था उन्होंने, ट्रेनिंग भी की थी, लड़ने की ट्रेनिंग, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग, उनको एक जवान लड़ाका बनाया गया था। और तुम अभी पहले पायदान पे हो, तुम सिर्फ मुसलमान हो, और तुम कहते हो कि हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। अब जब वो नहीं कर पाए तो तुम क्या घंटा? ठीक है, आप स्कूल में आपके टीचरों ने ये बात, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मैं 2 या 1 क्लास में होऊंगा तो मुझे किसी टीचर ने बताया होगा कि जी एक मुसलमान 10 के बराबर होता है, और हिंदू ऐसे हैं और हिंदू वैसे हैं। बचपन से ही हेट्रेड फैलाया गया है हिंदुओं के बारे में। ठीक है, ये एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात कर लें, या हमारे जो टेक्स्ट बुक की बात कर लें, सिलेबस की बात कर लें, ये हमें शायद ये भी बाहर से आता है। इवन मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, इवन जो हमें यहाँ पे इस्लाम बताया जाता है ना, ये भी हमें अमेरिका बताता है कि यार ये आपने इस्लाम के बारे में बताना है। मैं ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है। क्या आपने बताया इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है आज़ाद है,
वो उसकी रीजन क्या है? कब से उन्होंने आज़ादी की तरफ, मतलब हम भी तो उनके साथ ही आज़ाद हुए, या उनके साथ जब वो 1947 में भारत इंडिया ने जो उनसे अपना एक बना के भाई आज़ाद हो गए दोबारा से, हम भी तब अलग हुए, तो आज हम क्यों नहीं आज़ाद? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं आज़ाद, उनकी क्यों आज़ाद? बिकॉज वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अच्छा। ठीक है, इंडिया की आप जो इकोनॉमी देख लें, अब इंडिया को एज अ होल, इंडिया एज अ स्टेट की जगह इंडिया एज एन एंटरप्रेन्योरशिप देखें, इंडिया एज इन मेड इन इंडिया देखें, ठीक है, इंडिया एज इन डिस्कवर इंडिया देखें, ठीक है, इंडिया की ब्रांडिंग है सर। इंडिया दुनिया को, आपको पता है इंडिया का एक इवेंट होता है आईपीएल, ठीक है, ठीक है, आपके जो बड़े बड़े फुटबॉल की लीग्स है ना यूरोपियन, ठीक है, उससे बड़ा इवेंट है, ठीक है। उससे बड़ा इवेंट है। अच्छा, आप कुछ लोग लॉजिक ये दे देते हैं यार उनकी आबादी ज्यादा है इस वजह से ज्यादा हो जाता है, चले- आपको लगता है ये लॉजिक है? मतलब सिर्फ यही लॉजिक होगा जिसकी वजह से आज इंडिया आगे चले है? आबादी को देखना तो अब फ्रांस क्यों उतना अमीर है? हाँ, ये बात है। और भी अगर बहुत से आबादी को country- देखना है यूएई क्यों उतना अमीर है? ठीक अब है। तेल है ये आपके पास सिर्फ बहाने हैं अपनी कौम को देने के लिए। वो जी वो तो इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो आप छोटे मुल्कों की तरक्की क्यों नहीं देख रहे? ठीक है। यूके छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, आबादी भी कम है, ठीक है। ठीक है। आबादियों से कभी भी आपकी जो है ना वो तय नहीं होता कि जो है माशरा वो सक्सेसफुल बनेगा या वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। ठीक हो। चलिए, एक पॉइंट पे तो मैं इन भाई साहब से अग्री करता हूं, ये बात बिल्कुल सही है। और पाकिस्तानियों को ये लगता है कि आबादी का संबंध उनके रिलीजन से, उनके मजहब से है। यकीन मानिए, ये चूरन खाकर आप लोग अपने आप को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहाँ के बहुत बड़े बंदे हैं, हसन निसार, वो कह रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेजी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है, तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियां, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे पे। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो, ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है। तो अगर आबादी को आप ऊपर वाले की रहमत मानते हैं, अब बढ़ाए चलिए, हम तो चाहते हैं बढ़ाए चलिए, बढ़ाइए बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, ठीक है। फिर बाद में मत करना कि खाने को नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। और ये सारे लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, अपने देश के भीतर भी लोगों के लिए कह रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात आता हूं, ओवरऑल जो इन भाई साहब की एक्सपर्ट बन के जो बैठे हैं, इनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं, इनके पास नॉलेज की, फैक्ट्स की इतनी ज्यादा कमी है कि बस ये हवा हवाई बातें कर रहे हैं। अभी इन्होंने सवाल जो था शोएब भाई का सवाल था कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो वो आज इतना डेवलप कैसे हो गया। आपको वजहें गिनानी चाहिए थी, आपने हवा हवाई बातें की। आपको वजहें बतानी चाहिए थी कि भारत ने अपने फ्यूचर को देखा और फ्यूचर प्लान किया, लाइक आईआईटीज बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए। हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं 5 साल के लिए, वो सरकारें जो भी आती हैं, किसी भी सरकार हो, वो अगले 5 साल क्या करना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं कि इस बार हमें एग्रीकल्चर पे मेहनत करनी है, इस बार हमें इंडस्ट्रीज पे मेहनत करनी है, इस बार हमें एजुकेशन पे मेहनत करनी है। वो लगातार चीजें होती हैं, हर तरफ काम हुआ। तो 1947 से लेकर और अब तक काम हो रहा है, अब उसके नतीजे दिख रहे हैं। स्पोर्ट्स तक पे काम हो रहा है, अब उसके नतीजे दिख रहे हैं। आईपीएल भी उसी का नतीजा है। तो आपको वजहें गिनवानी चाहिए कि वहां के जो लीडर्स का विजन है, जो वहां के लोगों का जो विजन है, वो अब आपके टाइम से 100 साल आगे जा चुका है। हमने यूपीआई क्यों बनाया? क्योंकि हम उस दिशा में सोच रहे थे, हम उस प्रॉब्लम को समझ रहे थे और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे थे। हमने उस वक्त आईआईटी बनाई, उसका असर आज दिख रहा है 40 साल बाद, 50 साल बाद। तो वो उस वक्त का विजन था कि आज मैं आईआईटी बनाऊंगा तो आगे चल के 50 साल बाद, 40 साल बाद मेरे देश को फायदा होगा। यह विजन आपके यहां नहीं था। उस समय टाटा ने कहा कि मैं इस चीज की इंडस्ट्री लगाऊंगा, आगे चल के मुझे अपने देश में मेड इन इंडिया करूंगा। आपके यहां यह विजन नहीं था।
ये पॉइंट्स आपको गिनवाने चाहिए। आपने हवा हवाई बातें की। एक्सपर्ट्स पॉइंट बताता है, अंदर बताता है, आपने हवा ऊपर ऊपर बातें करके निपटा दी। और नॉलेज बढ़ाइए भाई साहब, नॉलेज गेन करने की आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ऐसे एक्सपर्ट बन के मत बैठिए, लोग हंसेंगे। मतलब मेरे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत, जो और ज्यादा है वो तो आपको देख के हैरान हो जाएंगे। मैं तो थोड़ा बहुत ही रखता हूं, फिर भी मुझे पता है कि आप बिल्कुल खोखले हैं अंदर से, आप हवा हवाई बातें करना। और नॉलेज बढ़ाइए, पढ़ाई करिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।